अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं? 3 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मुझे। बेटा कौन ऑनलाइन है सबसे पहले तो ये बताइए, और प्लीज़ ये बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल? कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं? जो ऑनलाइन हैं वो ज़रा सामने आ जाएं, बताएं कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, और ये भी बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको या नहीं आ रही। ओके, थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है आज। आई थिंक जो 2-3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो ऑनलाइन आके तो लॉगिन होके गायब हो गए हैं। सो आ जाइए जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट्स। जी सुंबल जफर, बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? सुंबल, कैन यू हेयर मी? सुंबल के साथ और कौन ऑनलाइन है? ओके, थैंक यू जी। आपने बता दिया कि मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए मैं बस लेक्चर अपलोड करती हूँ। मीनवाइल लेक्चर अपलोड हो जाए तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने डिजीज़ स्टार्ट की हुई हैं इनहेलेशन के थ्रू जो स्प्रेड होती हैं। उसमें आपको ट्यूबरकुलोसिस और इन्फ्लुएंजा आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज लेप्रेसी पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि एक डिज़ीज़ हम ह्यूमन टू एनिमल एनिमल टू ह्यूमन, जो यानी ह्यूमंस को एनिमल के थ्रू कन्वे होती हैं डिजीज़ेस, उसकी भी कोई एक डिज़ीज़ हम कवर कर लें। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है शायद, इसलिए टाइम लग रहा है लेक्चर अपलोड होने में। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, आपका रिज़ल्ट आ गया है और जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ शेयर किया था आपने ग्रुप में, सो बहुत मुबारक हो आप सबको। ओके, लेप्रेसी ऑब्जेक्टिव वही होंगे। वी विल डिफाइन लेप्रेसी, उसकी एपिडेमियोलॉजी देख लेंगे, कॉजेज देख लेंगे, साइन सिम्टम्स, एक्सप्लोर प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कंट्रोल ऑफ लेप्रेसी एंड एक्सप्लेन इट्स कॉम्प्लिकेशंस। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा लेप्रेसी डिजीज़ का। Leprosy is an infectious disease which is caused by Mycobacterium leprae and clinically characterized by hypopigmented patches, partial or total loss of sensation, presence of thickened nerves, and presence of acid-fast bacilli in skin smears. Mycobacterium leprae की वजह से एक infectious disease है जो होती है। characteristics क्या है? hypopigmented यानी पैचेस स्किन के ऊपर छोटे छोटे से बन जाते हैं और स्किन की सेंसेशन भी लॉस होती है, नर्व्स थिकन हो जाती हैं, और अगर हम स्किन के स्मीयर्स करवाएं तो उसमें आपको एसिड फास्ट बेसिलस नज़र आएगा। It is a chronic inflammatory disease and display a wide clinical
clinical spectrum related to host's ability to develop specific cell-mediated immunity। ये एक chronic inflammatory disease है और एक बड़ा वाइड इसका clinical spectrum है related to host ability, यानी जिसके अंदर ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है मौजूद है। ज़ाहिर है ये उसकी एबिलिटी, होस्ट की एबिलिटी को शो करता है कि वो स्पेसिफिक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर लेता है। एपिडेमियोलॉजी अगर देख लें हम तो डिस्ट्रीब्यूशन इस डिजीज़ की बाय टाइम, क्लाइमेट मोर कॉमन इन वार्म एंड ह्यूमिड, जहाँ पे ज़्यादा वार्म एरिया होता है और ह्यूमिडिटी होती है, जैसे ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, वहाँ इस डिजीज़ यानी ओवरऑल जो एक एवरेज वेदर इस तरह का रहता है वहाँ ये डिज़ीज़ ज़्यादा स्प्रेड होती है, ज़्यादा पाई जाती है। प्लेसेस के लिहाज से ज़ाहिर है अगर इन्वायरमेंटल सराउंडिंग यानी अच्छी सी जो है प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, सराउंडिंग का जो बेसिकली अगर प्रॉपर हाइजीनिक इन्वायरमेंट नहीं होगा वहाँ ये डिज़ीज़ ज़्यादा स्प्रेड होती है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में, यानी ज़ाहिर है इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इस तरह की होंगी, जैसे पॉवर्टी है तो उसका तो अल्टीमेटली आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लो होते हैं। यानी लो होना बेसिकली इस सेंस में नहीं, बेसिकली इस सेंस में लो स्टैंडर्ड लिविंग का मतलब होता है कि वो एजुकेटेड नहीं होते लोग, अपनी जो है हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ना पर्सनल हाइजीन का, ना आसपास अपनी सराउंडिंग्स का। सारे हाउसेस भी फिर उनके सब स्टैंडर्ड होते हैं, नहीं प्रॉपर बड़े बड़े घर नहीं होते, छोटे छोटे से घरों में ओवर क्राउडेड होता है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, लैक ऑफ एजुकेशन है, अनहाइजीनिक पर्सनल हैबिट्स है एंड यूज़ ऑफ कॉमन क्लोथिंग एंड लिनन, क्योंकि ज़ाहिर है स्किन को इन्वॉल्व किया हुआ है इसने, फिर वो स्प्रेड होता है ना एक से दूसरे को बाय पर्सन। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें इस डिजीज़ की, सो पर्सन ऑफ एनी एज सफ़र ऑन एक्सपोजर। अ सर्वे शोज 70% ऑफ केसेस अबव 25 years of age and 80% of cases above 20 years of age. A high prevalence of this disease among children indicates that the disease is active and is spreading. जेंडर की बात करें सो मोर कॉमनली सीन इन मैन देन इन वुमेन इन प्रोपोर्शनेट ऑफ 2:1। रेस हर किस्म के जो ह्यूमंस है वो ससेप्टेबल हैं, कोई एक ख़ास रेस के बेस पर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ससेप्टेबिलिटी जो है जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी ओनली स्मॉल परसेंटेज इन्फेक्टेड, यानी बहुत कम ऐसा है कि आप ये कहें कि जेनेटिक फैक्टर की बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि जी जेनेटिक फैक्टर की वजह से जो है ना ज़्यादा लोगों में ये डिज़ीज़ ऐसे लोगों में ज़्यादा स्प्रेड होती है जिनके जेनेटिक की प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं आप कह सकते। इसके अलावा मैरिड पार्टनर्स not more than 5%. Twin study, identical twins show more similarity and migration increases the spread of disease, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक जगह पे वो डिज़ीज़ मौजूद नहीं है लेकिन आप कहीं और से माइग्रेट होके आ रहे हैं तो आप तब भी ये डिज़ीज़ जो है उस जगह पे या उस जोग्राफिकल एरिया में लेके आ सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स लेप्रेसी के जैसे हमने और डिजीज़ के पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स। प्राइमरी डिटर्मिनेंट तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री ही है जो कि बेसिकली एसिड फास्ट बेसिलस है, रिजेंबल करता है ट्यूबरकुलोसिस से, अकर इन क्लम्स और बंडल्स। और जो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट है इसके आर्माडिलोस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लेप्रेसी। जी जी।
जी बेटा, सुंबल आपने पूछा है कि मेरिट का क्या रोल है। यहाँ बेसिकली मैंने स्टडी के अकॉर्डिंगली जो कुछ चीज़ें शेयर की हैं। यहाँ सिंपल मतलब ये है कि अगर हम ये कहें ना कि मेरिट पार्टनर में किसी ससेप्टेबिलिटी, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि ससेप्टेबिलिटी इस डिजीज़ की, तो सिर्फ स्टडीज़ ये बताती हैं कि सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं कि अगर मेरिट कपल्स में से किसी एक शख्स को है तो दूसरे को भी वो डिजीज़ हो जाएगी। यानी इस चीज़ का चांसेस या ससेप्टेबिलिटी जो है इस डिजीज़ की इस तरीके से स्प्रेड होने की सिर्फ 5% हमें इस तरह के केसेस मिलते हैं। क्लियर हो गया सुंबल, या कोई और क्वेश्चन है, आप कुछ और पूछना चाह रहे हो तो भी पूछ लो। अच्छा, आर्माडिलोस इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ लेप्रेसी को, ये आपका सेकेंडरी डिटर्मिनेंट है। ये बेसिकली एक कहना चाहिए कि आगे मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। ये एक इंसेक्ट कह सकते हैं हम इसे कि इस यानी बेसिकली ये फिर एक एज अ कैरियर का काम करता है सिर्फ पास बेसिलाई के लिए। सो दिस इज सेकेंडरी डिटर्मिनेंट। ये देखिए, इसकी ये पिक्चर है, ये इस किस्म की चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, रेजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, मैन इज द एक्टिव केसेस ऑफ लेप्रेसी एंड मैन जो है यानी ह्यूमन बीइंग है वही आपका चीफ रेजर्वायर है इस डिजीज का। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है बेटा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जाहिर है नोज से भी, नोज की सिक्रीशन से भी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से या फिर स्किन के थ्रू इसकी डायरेक्ट जो है स्प्रेड हो सकता है। तो यही पोर्टल ऑफ एग्जिट है इसका। नोज है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और स्किन है। एज बेसिलाई लीव द बॉडी एज इंडिकेटेड, यानी स्किन के थ्रू तो जाहिर है कोई अगर ब्रीच ऑफ स्किन होगा, स्किन में कहीं कट लगा होगा, जाहिर है स्किन अगर कट लगा हुआ हो तो वो आपका पोर्टल ऑफ एंट्री भी होता है, इसी तरह से वो पोर्टल ऑफ एग्जिट भी होता है। इसके अलावा कोई अल्सर वगैरह बना हुआ है अगर स्किन पे तो वो रप्चर कर जाएगा, तो उसके अंदर भी सिक्रीशंस के साथ ये बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं और वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। नोज है, नोज की भी सिक्रीशंस है बेटा, अल्सर्स है और थ्रोट जैसे कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पीकिंग से जो है ये डिजीज स्प्रेड होती है। इन्फेक्टिविटी, हाईली इन्फेक्शियस बट लो ऑफ पैथोजेनिसिटी। अटैक रेट जो है डिजीज का तकरीबन 6.8 पर 1000 अमंग कॉन्टैक्ट, यानी अगर ऐसे लोग हैं, यानी 1000 लोग ऐसे हैं जिनका लेप्रेसी के किसी पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है तो उसमें 6.8% पीपल जो होंगे उन्हें ये डिजीज हो सकती है। और 0.8 पर 1000 विदाउट कॉन्टैक्ट, और 0.8% ऐसे केसेस होते हैं कि अगर 1000 लोग ऐसे होंगे जिनका ऐसे किसी पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है तो उनमें भी 0.8% लोग ऐसे होंगे जिनको आपको ये केस मिल सकता है, लेप्रेसी हो सकती है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी वही बात डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जो भी इन्फेक्शियस पर्सन है उसके साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे अगर इन्फेक्शियस पर्सन ने टच किया है फिर आपने उसे टच किया है, तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एन इन्फेक्शियस एंड हेल्दी बट ससेप्टेबल पर्सन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आप सबको पता है थ्रू एयरबॉर्न डिजीजेज जिस तरह से होती हैं। अदर रूट्स में बेटा लेप्रा बेसिली हैव बीन फाउंड इन ह्यूमन मिल्क। इंसेक्ट वेक्टर जो पहले आपको मैंने बता दिया, जैसे एक एग्जांपल उसकी मैंने दी ना आपको कि एक इंसेक्ट है उसके वो भी इसका वेक्टर हो सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। और टैटूइंग नीडल्स, ये सारी तरीके हैं जिसके थ्रू ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका एग्जैक्टली नोन नहीं है, लेकिन ये भी जिस तरह से ट्यूबरक्लोसिस का है कि जब तक मतलब बहुत सालों तक इंक्यूबेशन पीरियड ईयर्स तक भी जा सकता है अगर इम्यूनिटी लो नहीं होती। सो कॉमनली बिटवीन 2 to 5 ईयर्स और मोर। क्लासिफिकेशन लेप्रेसी की लेप्रोमेटस है, नॉन लेप्रोमेटस है यानी जिसमें ट्यूबरकुलाइड है, मैक्यूलो एनेस्थेटिक है, पोलिन्यूराइटिस है और बॉर्डरलाइन लेप्रेसी है और इंटरमीडिएट टाइप की लेप्रेसी है। बॉर्डर लाइन, अच्छा इसमें आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे ये चीज़ें आप ये एनेस्थेटिक जो आपको बताया था ना अभी कि नर्व्स की बेसिकली सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, ये उससे रिलेटेड उस किस्म के मैक्यूज स्किन के ऊपर बन जाएंगे कि वहाँ पे उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। पॉलीन्यूरेटिक्स आपको बताया कि जो नर्व्स हैं वो बहुत थिकन हो जाती हैं, मल्टीपल वो नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेगा। सो बॉर्डर लाइन लेप्रेसी क्या है बेटा? 4 और मोर लीजन्स विच मे बी फ्लैट या रेज्ड और हाइपोपिगमेंटेड और इरिथमेटस, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स और लॉस। जो बॉर्डर लाइन लेप्रेसी है वो कुछ इस किस्म की होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ये हैं कि 4 या उससे ज़्यादा लीजन्स बने हुए होंगे स्किन पे, बहुत फ्लैट से होंगे यानी चौड़े से आपको दिखेंगे लेकिन वो उभरे हुए भी होंगे, रेज्ड होंगे। और स्किन पे हाइपोपिगमेंटेशन हो सकती है या एरिथीमा बना हुआ हो सकता है, यानी रेड रेड सी स्किन आपको पैचेस नजर आएंगे। सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकती है या फिर कम्प्लीटली लॉस। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसमें बेसिकली नर्व्स थिकन होती हैं, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो जो नर्व्स हैं वो या तो इम्पेयरमेंट भी हो सकती है उनकी या फिर वो कम्प्लीटली लॉस भी हो सकती हैं।
लेप्रोमेटस टाइप जो एक और टाइप आपको बताई, उसमें बेटा डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन या फिर छोटे छोटे न्यूमरस उसी तरह के फ्लैट और रेज्ड जो है पैचेस स्किन के ऊपर बने हुए होंगे, वो शाइनी स्मूथ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन उन लीजन्स की होगी, जो बेसिकली स्किन के ऊपर इस तरह के लीजन्स बन जाएंगे, डिफ्यूज होंगे यानी फैले हुए होंगे। सो दिस इज लेप्रोमेटस टाइप। अच्छा, अब इंटरमीडिएट टाइप है, जो आपको टाइप्स बताएं, इनको थोड़ा उनकी डिटेल भी आपको बता रहे हैं। अर्ली केसेस विद 1 और 2 वेग्यू हाइपोपिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स एंड डेफिनेट सेंसरी लॉस। इंटरमीडिएट टाइप की वो लेप्रेसी होती है जिसमें आपको बेटा 1 या 2 से ज़्यादा स्किन के ऊपर हाइपोपिगमेंटेशन, वो एरिया स्किन का थोड़ा सा उसकी जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाएगी। आपको पता है ना, कलर यानी उस एरिया में बाकी पूरे फेस के मुकाबले में या स्किन के मुकाबले में वहाँ का एरिया हाइपोपिगमेंटेड हो जाएगा, और जो है सेंसरी लॉस इसमें डेफिनेट होता है बेटा उस एरिया में, यानी बेसिकली आपका सेंसरी लॉस होगा। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो बेसिकली बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो हम पढ़ चुके हैं, स्किन, नोज वगैरह जो पोर्टल ऑफ एंट्री उनके थ्रू अटैक करता है पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर, और अब नर्व्स के जो श्वान सेल्स होते हैं एक्सॉन के, उनके साथ जाके बाइंड करता है, और उन जो श्वान सेल्स के साथ जाके यानी एक्सॉन के जब बाइंड करेगा तो जो आपकी नर्व्स होगी उसकी डीमाइलिनेशन स्टार्ट कर देगा। और आप सबको पता है कि बेसिकली कंडक्शन का सारा सिस्टम, ये जो माइलिन शीट होती है, इसी के थ्रू जंपिंग उसमें जा रहा होता है, इसी के थ्रू पूरा कंडक्शन हो रही होती है। जब वो उसकी डीमाइलिनेशन कर देगा तो वो जो एक कंडक्शन का सिस्टम था वो बीच में से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ कंडक्शन होगी या लॉस ऑफ कंडक्टेंस होगी, और उसकी वजह से डिफॉर्मिटी आती है, यानी उस स्किन के पर्टिकुलर एरिया में पेन भी नहीं फील होगा उसे, और टेम्परेचर भी नहीं फील होगा, टच की कोई भी सेंसेशन उसे फील नहीं होगी। क्लिनिकल फीचर क्या है? हाइपोपिगमेंटेड और एरिथमेटिक पैचेस स्किन के ऊपर नजर आएंगे बेटा, डिफ्यूज थिकनिंग स्किन की नजर आ सकती है विद शाइनी अपीयरेंस, लॉस ऑफ स्वेटिंग और लॉस ऑफ हेयर ओवर स्किन लीजन्स, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर इन हैंड्स एंड फीट, थिकनिंग ऑफ क्यूटेनियस नर्व्स स्पेशली अल्नर, मीडियल एंड नोड्यूल्स स्किन के बन सकते हैं नोज, चिन और ईयर्स के ऊपर, थिकनिंग ऑफ ईयर लो हो सकता है, रिकरेंट वुंड्स एंड अल्सर्स विच डू नॉट हील। लेट डिफॉर्मिटीज़ जो बाद में आ सकती हैं, तो आपको पहले मैंने बताई कि सिंपल जो इस तरह की प्रेजेंटेशन आपका पेशेंट करेगा। फिर कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। डिफॉर्मिटीज़ में फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ हैं। प्राइमरी डिफॉर्मिटीज़ में प्राइमरी पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लॉ, हैंड, फिंगर, फुट ड्रॉप, क्लॉ, टोज, कॉर्नियल अल्सर्स, फेशियल पैरालिसिस, ये सब क्या है बेटा? बेसिकली पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ हैं, यानी नर्व्स अगर डैमेज होती रहेंगी तो इनमें जाहिर है फिंगर का होगा, फुट का होगा, जिस जगह की नर्व्स जो हैं वो डैमेज होंगी उसी तरह की आपके सामने चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा नॉन पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ हैं ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड डैमेज ऑफ टिश्यूज, ये नॉन पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ हैं। डिप्रेशन ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज, जो नोज़ की आपको फ्रंट पे बिल्कुल यानी हमारी नोज़ का एक ब्रिज होता है ना जिससे खड़ी हुई नोक होती है, ये बिल्कुल डिप्रेशन आपको नज़र आ सकता है इसका। फेशियल स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो सकते हैं, स्टिफनेस हो सकती है जॉइंट्स की या फिंगर्स की, या शॉर्टनिंग एंड लॉस ऑफ जॉइंट्स एंड फिंगर्स एंड टोज, ये है नॉन पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली जो टिश्यूज़ होते हैं ना, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये इस किस्म की नॉन पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। और जो पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ है वो तो अल्टीमेटली जो नर्व्स होती हैं उनके डैमेज होने की वजह से आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ जो हैं, दे आर ड्यू टू केयरलेसनेस इन प्रोटेक्टिंग एनेस्थेटिक हैंड एंड फीट। अब जो सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं बेटा, वो हर किस्म की जो है चीज़ें आपके सामने यानी वो तमाम प्रॉब्लम्स या वो तमाम डिफॉर्मिटीज़ जो प्राइमरी प्रॉब्लम की वजह से हुई, यानी प्राइमरी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर उनकी सेंसेशन ख़त्म हो गई है, तो अब अगर आप केयरलेसनेस करते हैं कि वो बंदा तो अपने हाथ पाँव किसी चीज़ पे उसको एनेस्थेटिक इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो नहीं इन चीज़ों को फील कर पा रहा, उसमें केयरलेस होने की वजह से अगर पेशेंट को किसी भी किस्म की डिफॉर्मिटी होगी तो वो सेकेंडरी डिफॉर्मिटी होगी। जी मारिया तो फैल यू आर राइट।
डायग्नोसिस क्या है बेटा, कैसे हमें पता लगता है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप देखते हैं कि पिगमेंटेड पैचेस होते हैं स्किन के ऊपर, नर्व्स थिकन होंगी, पैचेस की अपीयरेंस होगी, टेस्टिंग ऑफ सेंसेशन और लेपरा रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें तो स्किन सिल्ट स्मेयर हम लेते हैं, स्किन के बेसिकली जो है ना स्मेयर लिया जाता है वहाँ से। स्क्रैप मेथड मटेरियल फ्रॉम स्किन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्टिव, जो भी लीजन्स आए स्किन के बने हुए हैं, एक्टिव स्किन के ऊपर लीजन्स बने हुए, उसके अंदर से हम स्मेयर ले लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं बैक्टीरिया की प्रेजेंस के लिए। बाकी स्किन बायोप्सी, नर्व बायोप्सी और लेप्रोमाइन टेस्ट ये बहुत कम ही होता है। और कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी एपिसोड्स, बहुत ज़्यादा पेशेंट यानी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर पेशेंट आपके पास है लेप्रेसी का तो उसमें इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड मतलब जाहिर है आपका जो अपना बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हो सकता है, इन्फ्लामेटरी एपिसोड्स आ सकते हैं। आई लेग ऑप्थेल्मस डिस्चार्ज फ्रॉम आई कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर, या तो कंजक्टिवाइटिस होगा उसकी वजह से आई से डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर कॉर्निया में अल्सर्स बन सकते हैं। इसके अलावा नोज म्यूकोपुरुलेंट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, नोज ब्लीडिंग हो सकती है। नर्व न्यूराइटिस कॉज सीवियर पेन, टिंगलिंग एंड नमनेस, ट्रॉपिकल अल्सर ऑन द फुट, फीवर एंड टेस्टिस यानी ऑर्काइटिस रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड पेन। टेस्टिस में ये प्रॉब्लम फिर हो सकता है कि ऑर्काइटिस हो जाए उस पेशेंट को, मेल पेशेंट्स को। ट्रीटमेंट क्या है? डेप्सॉन विच इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक और वीकली बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया की बेसिकली वो जो ग्रोथ है उसको वहीं रोक देगी, और बट इसका थोड़ा बहुत बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट भी है इसका। अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री वाज द मेन स्टे ट्रीटमेंट फॉर लेप्रेसी फॉर मेनी ईयर्स अंटिल वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंट स्ट्रेन अपीयर्ड। एक टाइम था जब जाहिर है ये यूज़ होती थी, लेकिन फिर वही कि उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप कर दी माइकोबैक्टीरियम लेप्री ने। सो कॉम्बिनेशन थेरेपी हैज़ बिकम एसेंशियल टू स्लो और प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रिफेम्पिसिन इज नाउ कंबाइंड विद डेप्सॉन टू ट्रीट। अब यानी हम बेसिकली जो रिफेम्पिसिन है उसे डेप्सॉन के साथ मिला के कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को लेप्रेसी के लिए। रिफेम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन आर नाउ कंबाइंड विद डेप्सॉन टू ट्रीट मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी, यानी कॉम्बिनेशन थेरेपीज यूज़ की जाती हैं। मेथड ऑफ लेप्रेसी कंट्रोल, लेप्रेसी को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले तो वही चीज़ें बेटा, सर्वे हमें पता लगेगा, सर्वे के थ्रू हम अर्ली स्टेज के ऊपर डिजीज़ को डिटेक्ट भी कर सकेंगे, उसके केसेस को जो स्प्रेड कर सकते हैं दूसरों को, सर्वे के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें भी पता लगेंगी, हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी है, केसेस का फॉलोअप लें, जिन पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत है उनको सेलेक्टिव आइसोलेशन प्रोवाइड करें, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट से प्रिवेंट करें। कीमो प्रोफाइलैक्सिस है, इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स रन करवाएं। हेल्थ से रिलेटेड एजुकेट करें लोगों को, हेल्थ एजुकेशन दें। इसके अलावा सोशल मेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोशल मेजर्स में यही है ना कि लोगों को आप एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि ये जो डिजीज़ जिसके साथ भी ये डिजीज़ चल रही है कुछ उनको किस तरीके से रहना है, कितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, उन्हें किस तरीके से आइसोलेशन की ज़रूरत है। बाकी ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड ऑक्सिलरी पर्सनल, यानी उनकी अपनी भी पर्सनल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द रेफरेंस। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, मीनवाइल मैं नेक्स्ट पीपीटी अपलोड कर लेती हूँ। ट्रीटमेंट में हम देखते हैं ब्लड costing of what's increase blood flow to the lungs. Hospital में आपको बहुत से देखो रिपोर्ट को सुनते हैं, इसके अंदर ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी खुशनसीबा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगी, बस जो है थर्सडे फ्राइडे कुछ बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा और आज भी पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, फिर अभी थोड़ा मीटिंग्स थी 2 आवर्स की, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकी। बट खुशनसीबा अगर
इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि आपको जीमेल पे आपकी जो सीआर हैं उनकी जीमेल पे सेंड कर दूं, वो आप सब स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे। मैंने कुछ पीपीटीज आई थिंक सेंड भी की थी, आपको रिसीव नहीं हुई क्या? मुझे असल में उन्हें खुद से मुझे इतना समझ नहीं आती, मोबाइल मैं इतना ज़्यादा एंड्रॉयड नहीं यूज़ करती कि मैं उसको किस तरह से व्हाट्सएप पे शेयर करूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर इज़ दिस कन्वीनियंट फॉर यू पीपल कि अगर मैं आपकी एक क्लास फेलो है, आई थिंक पता नहीं आयशा ने मुझे अपना शायद जीमेल दिया हुआ है, अगर मैं आयशा को सेंड करूँ, आयशा आजकल हैं प्रेजेंट है इस वक्त, तो वो मुझे बता दें, स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं है तो मुझे बता दें, मैं आयशा को पीपीटी सेंड कर दूं, या जो भी स्टूडेंट थी मुझे नाम जहन से निकल गया उसे मैं सेंड कर दूं, वो आपको ग्रुप में सेंड कर देंगी। अगर आप कन्वीनियंट है, ऐसा आपके लिए यू आर इजी, तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे है ना कल, जैसे भी होगा मैं कल इंशाल्लाह ट्यूसडे को आकर सबसे पहले फिर यही काम करूँगी आप लोगों के लिए, उस पीपीटीज को मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। मुझे बता दें किस तरह से आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है। कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है कि वो ग्रुप में शेयर कर देगी, तो वो मुझे अपना जीमेल दे दे, मैं उसको जीमेल पे सेंड कर देती हूँ, तो वो बाकी तमाम स्टूडेंट्स को जी आयशा को कर दें, ठीक है। इनका खुश नसीबा आप ही मुझसे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो पीपीटीज़ के लिए, सबसे ज़्यादा आपका ही मैसेज आता है, और बस आई एम सॉरी, इनफैक्ट आई मस्ट से कि पता नहीं क्या बिजीनेस हो गई थी, किस वजह से मैं नहीं शेयर कर सकी, बट इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन चलें, ठीक है। मैं एक तो उनके बैकग्राउंड्स का मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है, एक तो मैं उसको चेंज कर लेती हूँ, और इंशाल्लाह मैं आयशा की जीमेल पे ट्यूसडे वाले दिन सारी पीपीटीज आपकी सेंड कर दूँगी। आई थिंक एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी से आगे सेंड करनी है, कुछ आप लोगों ने बताया था मुझे, चलें मैं चेक कर लूँगी, तो इंशाल्लाह वो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ ट्यूसडे वाले दिन ज़रूर। जी मरियम, आप भी बिल्कुल। चलें एंथ्रेक्स को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंथ्रेक्स वो डिजीज़ हैं जो एनिमल से जो है ह्यूमन में कन्वे होती है, ट्रांसफ़र होती हैं, और जो है कंटेंट हमारी जो एजेंडा है हमारा यही है कि हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस डिज़ीज़ का, एपिडेमियोलॉजी, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यूनिट 5 है, ठीक है, खुश नसीबा यूनिट 5 है, तो उससे आगे मैं सेंड कर दूँगी। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले ले लेते हैं। मेलिग्नेंट पोस्ट्यूल्स, मेलिग्नेंट एडिमा, वूल सॉर्टर डिजीज, रिग पिकर डिजीज, दिस इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंथ्राकोस फॉर कोल, दिस इज कॉज्ड बाय स्पोर्स, यानी जो स्पोर्स होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। प्राइमरीली दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड एनिमल, क्योंकि मैंने आपको बताया वो डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है। सो हमारे जो डोमेस्टिक यानी घर में हम जो जानवर वगैरह पालते हैं उनमें, और वाइल्ड एनिमल की ये डिजीज़ है प्राइमरीली, जैसे हर्बीवोरस से शीप है, काऊ, हॉर्सेस, गोट्स वगैरह में। एंथ्रेक्स जोन्स यानी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जो ऐसी सॉइल है उसके अंदर ज़्यादा ये एंथ्रेक्स के जो पोर्स हैं वो उसके अंदर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड इस डिजीज़ की थोड़ी सी देख लेते हैं, एपिडेमियोलॉजी की। दिस इज़ नॉट कॉमन इन वेस्ट, दिस इज़ कॉमन इन अफ्रीका, ठीक है, एशिया में है, चाइना में, साउथ अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया में। ह्यूमन टू ह्यूमन और या फिर एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन इसकी रेयर है, सो इसलिए हम इसे कंटेजियस भी नहीं कह सकते, मतलब दिस इज़ नॉट कंटेजियस। ग्राजिंग एनिमल जो होते हैं वो बेसिकली इन्फेक्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके जो एंथ्रेक्स का स्पोर्स है, पिछली साइड में बताया कि जो जितनी ज़्यादा सॉइल होती है, मैंने आपको पीछे यहाँ पे बात बताई कि ऑर्गेनिक मैटर जितने ज़्यादा सॉइल में मौजूद होते हैं उस सॉइल में इसके जो पोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो ज़्यादा देर तक जो है वो उसके अंदर ज़िंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं। सो इसीलिए जो ग्राजिंग एनिमल हैं, ज़ाहिर है वो घास वास खाते हैं, तो वो जो स्पोर्स होते हैं सॉइल में से निकल के उनके बॉडी में चले जाते हैं, वो इंजेस्ट कर लेते हैं, और इस तरह से ये सोर्स बन जाते हैं, ये जो एनिमल है ये इन्फेक्शन का सोर्स बन जाते हैं, ठीक है जी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका जो है बेसिलस एंथ्रेसिस है, ठीक है, 1875 में ये डायग्नोज कह सकते हैं आप उसको, या
कह सकते हैं कि डिस्कवर हुआ था। जो साइज़ है इनका ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। बैक्टीरियाज और नॉन मोटाइल हैं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते और पैथोजेनिक है टू हर्बीवोरस, जो मैंने पहले आपको बता दिया। लेकिन जाहिर है ये ट्रांसफ़र होते हैं जब ह्यूमन बीइंग में उनसे, तो मैन में भी ये डिजीज़ कॉज कर देते हैं और लैब एनिमल्स में भी। हैबिटेट ओबियसली दे आर पैरासिटिक, क्योंकि ये जाके दूसरे की बॉडी में फिर खुद अलाइव रहते हैं उनके ऊपर। स्पोरुलेशन ओनली इन एरोबिक कंडीशंस, अगर उनको एरोबिक कंडीशंस मिलती हैं, यानी जहाँ ऑक्सीजन एक अच्छे से अमाउंट में मौजूद है, वहाँ पे इनके जो स्पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। जी मारिया, तो फिर मैं एंथ्रेक्स पढ़ा रही हूँ, वो डिजीज़ आपको पढ़ा रही हूँ जो एनिमल से ह्यूमन में जो है ट्रांसफ़र होती है। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इनकाउंटर होगा जो भी ज़ाहिर है ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म एंड बॉडी सर्फेसिस। उसके बाद एडहेजन, जनरलाइज्ड एंड रिसेप्टर स्पेसिफिक। उसके बाद इनिशियल मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू करेंगे वो। उसके बाद वो इन्वेड करेंगे एनाटॉमिक बैरियर को ब्रीच करके। लिम्फेटिक स्टेज में ब्लड स्ट्रीम को इन्वेड कर सकते हैं, फिर जनरलाइज इन्फेक्शन या मेटास्टेसिस हो सकता है। यानी बेसिकली इनकाउंटर हुआ, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है या बॉडी सरफेस जैसे एनिमल है उसके साथ ह्यूमन बीइंग उसकी बॉडी सरफेस के साथ टच करते हैं ना, आप हो सकता है आपके हाथ पे वो चीज़ लग जाए, वो ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस के थ्रू ज़ाहिर है वो आपकी बॉडी में चला जाए। उसके बाद एडहेजन होती है, उसके बाद बेटा यानी जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके वो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में बाइंड करते हैं। फिर इनिशियली उनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है, हमने कॉलोनाइजेशन कहा, यानी वो बेसिकली अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करके कॉलोनी वहाँ पे बना लेते हैं। फिर आ जाता है इन्वेजन। इन्वेजन में यानी ब्रीचिंग ऑफ एनाटॉमिक बैरियर, जैसे हमारी जो भी एनाटॉमिक बैरियर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन हो गई, अगर वो स्किन के थ्रू बॉडी में चले जाए या इंजेक्शन के थ्रू किसी भी तरह से हमारी बॉडी के अंदर वो चले गए हैं, हमारी बॉडी में उन्होंने कॉलोनाइजेशन बना ली है। अब उन्होंने कॉलोनीज बनाने के बाद जो इन्वेजन है, जैसे इन्वेजन एक इस सेंस में भी, दूसरा ये भी है कि बेटा वो आपकी ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फेटिक जो वेसल्स है उनको बीच करके उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, ठीक है जी। सो लिम्फेटिक स्टेज में फिर वो ब्लड स्ट्रीम का और लिम्फ जो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम उसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर जनरलाइज्ड इन्फेक्शन आपकी बॉडी में वो कॉज कर देते हैं और प्लस वो मेटास्टेसिस भी हो सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर भी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, ट्रांसमिशन इस डिजीज़ की किस तरह से होती है? सबा नज़ीर इसमें यही है कि सॉइल फूड से इसके चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल से जो फूड अगर आपने लिया है प्रॉपरली, अगर आपने उसको वॉश किया और ज़ाहिर है उसको हम पकाते हैं तो उसके बाद ही खाते हैं ना, तो इसलिए इसके चांसेस कम हो जाते हैं। वो जो स्पोर्स उसके होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, इसलिए चांसेस उसके कम होते हैं। लेकिन जैसे एनिमल है, एनिमल के अंदर वो चले गए हैं, अब अगर आपने डायरेक्ट एनिमल की हो सकता है स्किन के ऊपर भी वो मौजूद हो, तो अभी मैं वही आपको ट्रांसमिशन बताने लगी हूँ उसकी, तो उन चीज़ों के थ्रू तो हमारी बॉडी में वो जा सकते हैं। लेकिन अगर फूड वगैरह है उसको आपने पका लिया है, वॉश कर लिया है, तो उसके स्पोर्स किल रिमूव हो सकते हैं। ट्रांसमिशन जो है कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज़ ऑफ एनिमल के जो टिश्यूज़ है अगर उसके साथ ह्यूमन बीइंग का कॉन्टैक्ट होगा, जैसे कैटल, शीप, गोट्स, हॉर्सेस वगैरह जो हम अपने घरों में पालते हैं, ठीक है, डाइंग ऑफ द डिजीज़, यानी अगर एक तो जनरली भी उनके बालों में इन चीज़ों में हो सकता है, और प्लस अगर कोई ये तमाम एनिमल मर गए हैं इस डिजीज़ की वजह से और उनके टिश्यूज़ के साथ आपका कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है। बाकी बाइटिंग फ्लाइज दैट हैव पार्शियली फेड ऑन सच एनिमल, दूसरा क्या हो सकता है कि आपको पता है इन एनिमल्स के ऊपर फ्लाइज भी आके बैठती हैं, स्पेशली जो बाइटिंग फ्लाइज होती है जो कि पार्शियली इन एनिमल से अपनी खुराक ले रही होती हैं, तो उनके थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड से बाइटिंग फ्लाइज के अंदर भी वो चला गया। कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड हेयर, वूल, हाइड्स, और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी ऐसी चीज़ें, ब्रशेस, ड्रग्स वगैरह, अगर इनकी जो वूल थी, हेयर थे जानवरों के, अगर वो कंटामिनेटेड थे और स्टिल उसमें से स्पोर्स नहीं ख़त्म हुए, कंटामिनेटेड जो है उसके ब्रशेस या रग्स वगैरह बन गए, उसके थ्रू एक ट्रांसमिशन हो सकती है इस डिज़ीज़ की। इसके अलावा कॉन्टैक्ट विद सॉइल एसोसिएटेड विद इन्फेक्टेड एनिमल और विद कंटामिनेटेड बोन
मील यूज्ड इन गार्डनिंग। ये देखें, दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो इन्फेक्टेड एनिमल ज़ाहिर है उस सॉइल में जो ग्राजिंग करते हैं, और उसके अलावा अगर हम गार्डनिंग में जो डिफरेंट चीज़ें, गार्डनिंग में भी तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, हम मिट्टी ले आते हैं और दूसरा डिफरेंट किस्म के जो यानी अगर कहीं अच्छी जगह पे गार्डन में कोई भी चीज़ अवेलेबल है और हम अपने घरों में ला के जो है उसे वो यूज़ करते हैं, या फिर हमारे ही गार्डन में इवन सॉइल में वो मौजूद हो सकता है, तो हम खुद से गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो चांसेस होते हैं कि हम अगर प्रॉपर्ली उसके बाद अपने हैंड क्लीन नहीं करते, वॉश नहीं करते, तो वो डिजीज़ हमारे अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। जी सबा नज़ीर, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना डिज़ीज़ की, ज़ाहिर है किस तरीके से वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, उससे स्टेजिंग ऑफ डिज़ीज़ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, किसी भी मोड से वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसने वही सारी स्टेजेस से गुजरना है और डिज़ीज़ कॉज करनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसमिशन में इनहेलेशन, एंथ्रेक्स रिजल्ट्स फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स इन रिस्की इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज स्ट्रेनिंग हाइड एंड प्रोसेसिंग वुड और बोन विद एरोसोल ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस स्पोर्स इन एन इनक्लोज पोर्ली वेंटिलेटेड एरिया। अब देखें, ये जो चीज़ें हमने अभी आपको बताया, ये जैसे एनिमल की जो खाल है या इनकी जो बोन है, इसको इस्तेमाल करके रीयूज़ करके जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, इनको रीयूज़ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ऐसे जो डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके लिए अगर प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड फैक्ट्रीज नहीं होंगी, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ काम करने वाले लोग जो हैं इन स्पोर्स को इनहेल कर सकते हैं। इसी तरह इंटेस्टाइनल एंड ओरोफेरिंजियल एंथ्रेक्स में अराइज फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड अंडर कुक मीट। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कोई इन्फेक्टेड वो था, एनिमल था, हमें तो नहीं पता ना, लेकिन अगर उसके उसके मीट को आपने अच्छे से कुक नहीं किया तो ऑब्वियसली वो कंटामिनेटेड जो मीट है वो भी डिजीज कॉज कर सकता है। देयर इज नो एविडेंस दैट मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल ट्रांसमिट एंथ्रेक्स। इसके अलावा द डिजीज स्प्रेड्स अमंग ग्राजिंग एनिमल थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल एंड फीड एंड अमंग omnivorous and carnivorous animals through contaminated meat, bone meal और other feeds derived from infected carcasses। यानी जो ग्राजिंग एनिमल है उनमें तो जाहिर है कि डिजीज सॉइल से और वो जो भी फीड खा रहे हैं यानी घास वास जो कुछ खा रहे हैं उससे स्प्रेड होती है। बाकी के ओमनी और कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनको जाहिर है कंटामिनेटेड मीट से या उनकी बोन मील से ये डिजीज ट्रांसफर होती है। एक्सीडेंटल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, दे में अकर अमंग लेबोरेटरी वर्कर्स। इसके अलावा एंथ्रेक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन। Articles and soil contaminated with spores in endemic areas may remain effective for many years. ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगी? एंथ्रेक्स जो है दिस इज़ एन इलनेस, इसका एक्यूट ऑनसेट होता है बेटा। कुछ क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कि स्किन पे लीजन आपको मिलेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पेशेंट के साथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, इनहेलेशनल भी बताई, इस तरह से इंटेस्टाइनल भी आपको बताया कि इंटेस्टाइनल ट्रांसमिशन भी इसकी हो सकती है। सो फिर वो एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकता है। 90% ऑफ केसेस जो है वो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स के होते हैं, यानी स्किन लीजन्स ही बनते हैं, बाकी जो है बहुत कम केसेस आपको मिलते हैं। चलें, ओके, हम यहाँ स्टॉप कर लेते हैं और तमाम स्टूडेंट जो है जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, तो हम इंशाल्लाह इसे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Discharging of the acid under severe
ओके जी, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करवाई है, 17 स्टूडेंट मेरे पास शो हो रहे हैं। मैं इन 8 स्टूडेंट्स के अलावा किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी, ठीक है? आप खुद से आके अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएँ तो मैं अटेंडेंस मार्क करूँगी, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट होगी। फिर किसी को बनाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस आपकी मार्क हो गई है। जैसे स्टूडेंट ने अटेंडेंस मार्क करवाई है, बाकी सबकी एब्सेंट मार्क की है मैंने, ठीक है? इंशाल्लाह ऐसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।